अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस। तो ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस के मैकेनिज्म को समझने के लिए इसके तमाम कंपोनेंट्स को समझना ज़रूरी है। अब इसके कंपोनेंट्स में क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट, अटैकिंग रिएजेंट्स, और उसके बाद जो कंडीशंस अप्लाइड होते हैं जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर, और उसके अलावा कैटलिस्ट, और बाज़ औक़ात एनर्जी भी हमें सप्लाई करनी होती है। तो इन तमाम चीज़ों से जो प्रोडक्ट बनता है, उस केमिकल रिएक्शंस के मैकेनिज्म को समझने के लिए इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है। इन तमाम चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है ताकि हम अच्छी तरह इसको समझ सकें। और इसके समझने से हमें क्या फ़ायदा होगा? इसके समझने से फ़ायदा ये होगा कि 50 to 60% जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उसके मैकेनिज्म को हम अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी और आप अच्छी तरीके से समझ सकेंगे तमाम केमिकल ऑर्गेनिक रिएक्शंस को। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इसके कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें कि यहाँ पर क्या है। सबसे पहले रिएक्टेंट्स एंड सबस्ट्रेट्स क्या आ जाता है? सबसे पहले रिएक्टेंट एंड सबस्ट्रेट हमारे पास आ जाता है। यानी रिएक्टेंट्स या सबस्ट्रेट ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है जिसके ऊपर रिएजेंट अटैक करते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। अब आगे जाते हैं, मतलब रिएजेंट्स आ जाते हैं। रिएजेंट्स में हमारे अटैकिंग रिएजेंट्स जिसमें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। इसके साथ हमारे प्रोडक्ट, यानी जब यहाँ से इसके स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस सिंगल स्टेप पे मुश्तमिल होते हैं, कुछ मल्टीपल स्टेप्स पे होते हैं। तो जब स्टेप कंप्लीट होके तो वहाँ पर हमें प्रोडक्ट हासिल हो जाता है। अब यहाँ पर रिएक्शंस के कंडीशंस, यानी रिएक्शन की कंडीशंस ये हो सकते हैं कि इसके टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो ज़रूरत होती है वो, या बाज़ अवक़ात कैटलिस्ट की भी ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? कैटलिस्ट की। तो ये तमाम चीज़ें है। उसके अलावा हमारे पास इसमें बाज़ अवक़ात एनर्जी का भी काफ़ी रोल होता है। किसका? एनर्जी का रोल होता है। अब स्टूडेंट जाते हैं आगे। यहाँ पर सबस्ट्रेट से पहले यहाँ पर सबस्ट्रेट है। अब सबस्ट्रेट क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कोई भी ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है वो सबस्ट्रेट है। उसको हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट, उसके बाद आ जाते हैं अटैकिंग रिएजेंट। अब अटैकिंग रिएजेंट्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं? इसमें न्यूक्लियोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल। क्या है? न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, यानी इसके कंपोनेंट्स कौन से? न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल्स। इसके बाद हमारे पास है लीविंग ग्रुप। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना कि अटैकिंग रेजेंट्स के 3 कंपोनेंट्स है मजीद। न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है और ये फ्री रेडिकल्स। और उसके बाद आ जाते हैं लीविंग ग्रुप। ग्रुप के बारे में मजीद आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इस रिएक्शन में आप देखें तो सबसे पहले क्या है हमारे पास? यहाँ पर ये एक सबस्ट्रेट है। ये क्या है? एक सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट के ऊपर क्या अटैक करता है? अटैकिंग रिएजेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? ये न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर ये क्या करता है? इसके ऊपर अटैक करता है और इस लीविंग ग्रुप को, ये जो ब्रोमीन है ये लीविंग ग्रुप है, और इसको क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। और यहाँ पर ये क्या हो जाता है? अपना जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो ले जाता है साथ में, और ये लीविंग ग्रुप है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हो ये, यहाँ पर ये लीविंग ग्रुप डिस्प्लेस हो जाता है अपनी जगह से, जो कि ब्रोमीन है। ब्रोमीन क्या होता है? एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। अब स्टूडेंट आगे चलते हैं इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट क्या होते हैं? एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अब कार्बोकेटायन क्या है? ये भी इंटरमीडिएट का एक फॉर्म है। ठीक है। और ये यहाँ पर मतलब प्लस,
ठीक है। पॉजिटिव जो आयंस बन जाते हैं इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटायंस। उसके बाद आ जाते हैं कार्ब एनायंस, और ये नेगेटिव होते हैं। ये क्या होते हैं, नेगेटिव आयंस। उसके बाद आ जाते हैं फ्री रेडिकल्स। ठीक है, क्या आ जाते हैं, फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल्स के बाद जो है कार्बीन्स है। क्या है, कार्बीन्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक एक करके इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। अब इसमें दो टाइप्स के होते हैं इंटरमीडिएट। कितने टाइप्स के हैं, दो टाइप्स के, यानी एक चार्ज इंटरमीडिएट्स और दूसरे अनचार्ज इंटरमीडिएट्स हैं। अब चार्ज इंटरमीडिएट्स में कार्बोकेटायन और कार्ब एनायन आ जाते हैं। यानी सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये कार्बोकेटायन, और दूसरा जो है कार्ब एनायन। अब इस पे यहाँ पर कार्बोकेटायन पे पॉजिटिव चार्ज है और कार्ब एनायन पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर अनचार्ज जो इंटरमीडिएट्स है इसमें फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं। ये फ्री रेडिकल्स और ये कार्बिन। फ्री रेडिकल के पास यहाँ पर ये जो डार्ट आपको नजर आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन होता है इनके पास। ठीक है, हर एक फ्रेगमेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह कार्बिन्स, कार्बिन क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं और हाईली रिएक्टिव और अनस्टेबल है। ये भी आगे जाकर इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। अब बॉन्ड क्लीवेज। तो स्टूडेंट बॉन्ड क्लीवेज दो टाइप्स के होते हैं, एक होमोलैटिक क्लीवेज है और दूसरा हेट्रोलैटिक है। अब यहाँ पर आप देखें कि होमोलैटिक क्लीवेज क्या है, यानी इट इज द ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन सच अ वे दैट ईच फ्रेगमेंट्स टेक वन ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इट इज द ब्रेकिंग, इट इज, अब क्या है, इट इज द ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन सच अ वे that each fragment gets one of the shared electron। यानी होमोलैटिक क्लीवेज क्या होता है, इसमें जो बॉन्ड टूटता है तो हर एक फ्रेगमेंट्स अपना जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो साथ में ले जाता है। ठीक है, अब इसकी जो एग्जांपल है यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्लोरीन का ये जो बॉन्ड है ये टूट जाता है। जब ये बॉन्ड टूटता है तो दो क्लोराइड आयन, यानी यहाँ पर ये अपना बॉन्ड ले जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन, और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है। और ये किसके प्रेजेंस में टूटता है, अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर ये जो डॉट आपको नजर आ रहा है और यहाँ पर ये डॉट, तो ये दो फ्री रेडिकल्स है। ये क्या है, दो फ्री रेडिकल्स। और इसको हम क्या कहते हैं, इस क्लीवेज को होमोलैटिक क्लीवेज कहते हैं। इस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, होमोलैटिक क्लीवेज। होमोलैटिक क्लीवेज। ठीक है, अब जाते हैं आगे इसकी दूसरी टाइप पे, हेट्रोलैटिक क्लीवेज। अब हेट्रोलैटिक क्लीवेज क्या होता है, यानी जब बॉन्ड टूटता है तो इसमें एक ही जो फ्रेगमेंट है वो दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन साथ में ले जाता है। यानी जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही फ्रेगमेंट लेके चला जाता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हेट्रोलैटिक कहते हैं। अब यहाँ पर हेट्रोलैटिक का आप देखें स्टूडेंट के क्या है, यानी द बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ वे that originally shared pair of electrons remains with one of the fragment। यानी सिर्फ एक फ्रेगमेंट के पास ये इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखें HCl, ये क्या है, HCl। तो यहाँ पर जब ये बॉन्ड टूटता है, HCl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और जब ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आता जिसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाता है, यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये स्टूडेंट आपको उम्मीद है कि समझ आई होगी। यानी हेट्रोलैटिक में एक ही जो फ्रेगमेंट है दोनों इलेक्ट्रॉन को ले जाता है, और होमोलैटिक में एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों फ्रेगमेंट्स क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं, और वो अपना एक शेयर इलेक्ट्रॉन ले जाता है और दूसरा जो फ्रेगमेंट है वो भी एक शेयर
इलेक्ट्रॉन ले जाता है। अब स्टूडेंट कार्बीन्स क्या होते हैं, कार्बीन्स के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि कार्बीन्स जो है हाईली अनस्टेबल स्पीशीज होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और इन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी ये न्यूट्रल्स होते हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। तो स्टूडेंट अभी तो कार्बीन्स क्या है, कार्बीन्स आर neutral divalent reactive intermediates containing carbon atoms surrounded by only 6 valence electrons. Because of this electron deficiency, carbenes are very short-lived intermediates and react with variety of functional groups. अब यहाँ पर जो कार्बीन्स है ये क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, और जब हाईली अनस्टेबल होते हैं तो इनको ज़रूरत पड़ती है फ़ौरन किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करने के, ताकि ये अपने आप में स्टेबिलिटी ला सके, अपने आप को स्टेबल कर सके। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप देखें कि कार्बीन क्या होते हैं, कार्बीन्स आर अनचार्ज आर न्यूट्रल स्पीशीज। तो ये जहन में रखना है, ये अनचार्ज होते हैं और न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं। उसके अलावा ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूलर स्पीशीज होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है। उसके अलावा हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, हाईली अनस्टेबल के साथ साथ ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि जब ये स्टेबिलिटी बरकरार नहीं रख सकते हैं, इसकी स्टेबिलिटी यानी नैनो सेकेंड तक होती है। तो जब ये अपनी स्टेबिलिटी बरकरार नहीं रख सकते हैं तो क्या होता है, ये रिएक्ट करते हैं फौरन दूसरी फंक्शनल ग्रुप के साथ। अब ये क्या होते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ये क्या है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल। देन द कार्बोकेटाइन एंड कार्ब एनाइंस, ये कार्ब केटाइन और कार्ब एनाइन से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब उसके बाद एन की जो एप्लीकेशन होती है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन ऑफ कार्बीन इज साइक्लोप्रोपेन सिंथेसिस। तो इसकी जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन है वो क्या है, साइक्लोप्रोपेन सिंथेसिस, यानी इसके जरिए साइक्लोप्रोपेन की सिंथेसिस की जाती है, ये मोस्ट कॉमन है इसकी। अब यहाँ पर स्टूडेंट इसके स्ट्रक्चर को आप देखें, यहाँ पर आप देखें ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये कार्बीन है। अब कार्बीन में यहाँ पर आप देखें कि इसके यहाँ पर ये देखें दो क्या है, बॉन्डेड पेयर है, यहाँ पर एक और ये दो, ठीक है, और एक जो इसके पास है वो लोन पेयर है, वो क्या है, लोन पेयर। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितने मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी मौजूद होते हैं। दो इसमें आगे बॉन्ड पेयर्स, दो क्या है बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर। तो दो जो बॉन्ड पेयर है तो ये क्या हो जाते हैं 4 और 4 + 2 6। तो ये यहाँ पर हमारे पास यानी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर आप देखें कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, ये हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अब यहाँ पर क्या है कि ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब चार्ज क्यों नहीं है, अगर हम इसको फॉर्मल चार्ज फार्मूले के ज़रिए अगर वो कर दें तो यहाँ पर इसमें क्या है, यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें कार्बन में, -2 इसका जो है बॉन्ड पेयर्स आ जाते हैं और 1 लोन पेयर आ जाता है, 1 क्या आ जाता है, लोन पेयर आ जाता है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट आप देखें तो ये क्या हो जाता है 0। तो इस पे क्या है 0 चार्ज होता है, यानी ये न्यूट्रल है। तो ये भी साबित हुआ, यानी सबसे पहले कि कार्बन अनचार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंस होते हैं क्योंकि इसके जो है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बीन्स में, और ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, ये फौरन किसी भी दूसरे प्रोडक्ट यानी फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करना चाहते हैं, और ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल है, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर भी अटैक कर सकते हैं।
अब उम्मीद है कि स्टूडेंट आपको इसके बारे में समझ आई होगी कि कार्बीन्स क्या है। तो कार्बीन के बारे में जो मोटी मोटी बातें हैं वो आपने याद रखनी है। हाईली अनस्टेबल है, हाईली रिएक्टिव है, न्यूट्रल है और स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल है। अब हम जाते हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। अब न्यूक्लियोफाइल जो होता है, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस ऑन फाइल मीन लव। अब ये न्यूक्लियस लवर होते हैं। क्या होते हैं ये? न्यूक्लियस लवर, यानी जो न्यूक्लियो का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। और फाइल का मतलब क्या है? लवर। यानी ये न्यूक्लियस लवर होते हैं। इनके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स देते हैं न्यूक्लियस को। ठीक है। Nucleophile is a chemical species which donate electron pairs to form a chemical bond। ये इनके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं जो कि डोनेट करते हैं और केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। उसके बाद ये इट इज स्पीशीज रिच एन इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? एक स्पीशीज है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इजीली डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन और एक केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट कि ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है। तो ये क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक नया बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर इस रिएक्शन में आप देखिए ये अटैक करता है किस पे? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे ये अटैक करता है और यहाँ से ये क्या करते हैं? यानी इसको डिस्प्लेस करता है ब्रोमीन को, और ब्रोमीन यहाँ पर लीविंग ग्रुप का रोल प्ले करता है और यहाँ पर ये इंटरमीडिएट बन जाता है और ये लीविंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल्स के टाइप्स पे जाते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स के दो टाइप्स होते हैं। एक चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं और दूसरे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब यहाँ पर चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर ये आप देखें ये माइनस इसके साथ लगा हुआ है, RO माइनस। अब यहाँ पर आप देखें NH2 माइनस और RNH माइनस। ठीक है। क्योंकि माइनस का साइन बताता है कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। अब ब्रोमीन यहाँ पर भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये देखिए यहाँ पर भी, और फ्लोरीन के पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब साइनाइड के पास भी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, OH के पास भी नेगेटिव। तो ये तमाम क्या है? यानी चार्ज न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ये क्या होते हैं? चार्ज न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी वो हम ले लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन। तो OH के पास यहाँ पर ये माइनस एक ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। और ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन किसको? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर्स को। अब यहाँ पर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स आ जाते हैं। ये क्या है? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। अब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स में H2O आ जाता है, NH3 आ जाता है, ROH आ जाता है, RCOOH और R3N। अब यहाँ पर ये देखें H2O पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर हम इसको वो कर देते हैं, यहाँ पर ये हाइड्रोजन। ठीक है। तो यहाँ पर इसके पास क्या होते हैं? दो लोन पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? दो लोन पेयर्स। ऑक्सीजन के जो वैलेंस शेल में है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ यहाँ बनाता है और एक यहाँ बनाता है, और यहाँ पर दो लोन पेयर्स बच जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में आ जाते हैं। कितने? इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको उम्मीद है कि समझ। इसी तरह NH3 जो है, अब ये
नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन के साथ, ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पास क्या होते हैं, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब एक बॉन्ड हाइड्रोजन के पास, दूसरा तीसरा, तीन बॉन्ड ये बना देते हैं। और इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक लोन पेयर यहाँ पर ये बच जाता है। तो इस लोन पेयर की वजह से ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और इसको हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। अब स्टूडेंट, अटैकिंग रिएजेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो सलाहियत होती है उसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब स्टूडेंट, न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। यहां पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब लोन पेयर्स आर न्यूक्लियोफाइल्स, जैसा कि अभी डिस्कस किया कि जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स है जिसमें H2O आ जाता है, NH3 आ जाते हैं, ये क्या है, न्यूट्रल। ये लोन पेयर की वजह से इनको न्यूक्लियोफाइल्स कहा जाता है, ठीक है। यहां पर आप देखें कि ये ईच ऑफ दीज एटम्स डोनेट अ लोन पेयर्स टू एन इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पर इसके पास क्या है, यानी दो लोन पेयर्स है। तो यहाँ पर ये एक लोन पेयर्स किसको देता है, इस हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरह NH2 है, इसके पास भी यहाँ पर ये एक लोन पेयर है, और ये इस क्लोराइड आयन को दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है इसमें। न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस एज द चार्ज ऑन द एटम बिकम्स मोर नेगेटिव। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है एज द चार्ज ऑन द एटम बिकम्स मोर नेगेटिव, जैसा कि चार्ज मोर नेगेटिव होने लग जाता है। अब यहाँ पर ये आप देखें कि H2O क्या है, न्यूट्रल है। अब यहाँ पर इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखें OH के उसमें, यहाँ पर इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, वाटर से ज़्यादा होती है। और वाटर की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो किससे ज़्यादा होती है, H3O से, क्योंकि H3O पे जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, वो नहीं है, बल्कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या है, यानी OH इज ग्रेटर देन H2O इज ग्रेटर देन H3O। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस विथ बेसिसिटी। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। जितना ज़्यादा जो कंपाउंड है या स्पीशी है वो बेसिक होगा, उतनी न्यूक्लियोफिलिसिटी उसमें ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर इस कंडीशन में देखें, यहाँ पर CH3 माइनस चार्ज है इसके ऊपर, और NH2 यहाँ पर ये ज़्यादा बेसिक है। तो इसकी वजह से ये क्या है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है बनिस्बत NH2 के। और NH2 की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है OH माइनस से। किससे, OH माइनस से। और OH माइनस की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो फ्लोरीन माइनस से ज़्यादा है, क्योंकि ये बनिस्बत फ्लोरीन के ज़्यादा बेसिक है। अब उसके बाद न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस विथ पोलराइजेबिलिटी और साइज। अब यहाँ पर इसमें जो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं हेलोजेंस में, तो इसमें जो आयोडीन है, इस आयोडीन का जो साइज है वो इंक्रीज होता है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और ये ज़्यादा पोलराइजेबल है बनिस्बत ब्रोमीन के। तो इसलिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है किससे, ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की ज़्यादा होती है क्लोरीन से, ठीक है। और क्लोरीन की फ्लोरीन से। इसी तरह यहाँ पर आप देखें कि SEH इज ग्रेटर देन SH इज ग्रेटर देन OH। यहाँ पर भी क्या हो जाती है, डाउन द ग्रुप ज़्यादा हो जाती है, यानी ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी इज लेस देन द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ सल्फर हाइड्राइड, और उसके बाद सेलेनियम आ जाता है।
अब उसके बाद हम जाते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स पे। अब इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन। और फाइल का मतलब क्या होता है? लव, यानी ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाती है, यानी ये क्या है? इट इज अ स्पीशीज विच अट्रैक्ट्स टू इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। ये कौन सा स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है? अब इसके बाद हम देखते हैं, इट इन मोस्ट केसेस इट इज एसिडिक इन नेचर। जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर और कैरेक्टर। तो अब इसके बाद देखते हैं, एन इलेक्ट्रोफाइल में बी न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है ये क्या होता है? न्यूट्रल भी हो सकता है और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है। एन इलेक्ट्रोफाइल में बी न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, और ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, इसके जो एग्जांपल है यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ये यानी हाइड्रोजन प्लस, क्लोरीन प्लस, आयोडीन प्लस, जो प्लस के निशान इसके ऊपर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स आ जाते हैं। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स में क्या है? BF3 आ जाता है, AlCl3, FeCl3 और Cr2 वगैरह। ये क्या है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। अब एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से होते हैं। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स में ये हाइड्रोजन आयन आ जाता है। यहाँ पर आप देखें, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और जब ये लॉस करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, जिसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट उस पे स्टेप पे। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्लोरीन आयन है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन जब लॉस करता है तो इसके ऊपर क्या? पॉजिटिव चार्ज। तो इसको भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये भी क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। अब उसके बाद H3O, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव साइन है इसके ऊपर, और इसको भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। उसके बाद हम देखते हैं आयोडीन, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में। अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स है? ये वो इलेक्ट्रोफाइल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी तो होती है, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स में सबसे पहले क्या है? ये BF3 आ जाता है। ठीक है, ये क्या है? BF3। अब यहाँ पर बोरॉन के केस में, ठीक है, AlCl3, इसके अलावा जो है R ग्रुप और BaCl2। ठीक है, ये तमाम क्या है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। अब इसको हम ल्यूइस एसिड भी हम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर ये क्या है? ल्यूइस एसिड। क्योंकि ल्यूइस एसिड जो होता है ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। अब हर जो ल्यूइस एसिड है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। हर ल्यूइस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन हर इलेक्ट्रोफाइल वो ल्यूइस एसिड नहीं होता। अब फ्री रेडिकल्स के बारे में हम जानते हैं कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। अब स्टूडेंट, a neutral molecule with one or more unpaired electron in its outer shell is called free radical। यानी कोई भी
जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है विद वन or more unpaired electron in its outer shell is called a free radical। तो उसको क्या कहा जाता है? फ्री रेडिकल। अब यहाँ पर फ्री रेडिकल के बारे में हम पढ़ते हैं। फ्री रेडिकल कैसे बनता है? फॉर्म ड्यू टू होमोलाइटिक क्लीवेज। जैसा कि हमने होमोलाइटिक क्लीवेज पहले ही पढ़ा, इसमें बॉन्ड जब टूटता है तो जो हर फ्रेगमेंट है वो एक एक जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है साथ में लेके चला जाता है और क्या बनाते हैं? फ्री रेडिकल बनाते हैं। यानी फॉर्म ड्यू टू होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ अ सिंगल बॉन्ड सम कॉमन बॉन्ड्स विच क्लीव टू गिव फ्री रेडिकल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर शोन। अब यहाँ पर ये जो आपको दिखाया जा रहे हैं, यहाँ पर जब अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी में क्लोरीन आयन जब टूटते हैं तो ये बॉन्ड जब टूटता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले जाता है और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बनाते हैं? यहाँ पर ये डॉट जो नजर आता है फ्री रेडिकल और ये डॉट फ्री रेडिकल, तो टू फ्री रेडिकल ये यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, और ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है? कौन सी क्लीवेज के थ्रू? होमोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू। इसको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं लीविंग ग्रुप। अब लीविंग ग्रुप कौन से होते हैं? लीविंग ग्रुप यानी वो ग्रुप जो कि अपनी जगह छोड़ देते हैं और अपने साथ अपना इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लीविंग ग्रुप कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं कि लीविंग ग्रुप क्या है। अब जैसा कि ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस में जब स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है सबस्ट्रेट के ऊपर, तो वहाँ पर जो ऑलरेडी मौजूद स्पीशी होता है उसको हम क्या कहते हैं? वो अपनी जगह छोड़ देता है और अपने साथ अपना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी ले जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? लीविंग ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि लिविंग ग्रुप क्या है। यानी लिविंग ग्रुप या एलजी इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट इज डिस्प्लेस्ड a stable species taking with it the bonding electron। तो ये क्या करता है कि ये डिस्प्लेस्ड हो जाता है वहां से और अपने साथ जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को भी ले जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर टिपिकली द लिविंग ग्रुप इज एन एनायन। ये क्या होता है? टिपिकली जो लिविंग ग्रुप होता है ये एन आयन होता है, जैसा कि क्लोराइड आयन, या अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है जैसा कि वाटर। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें इस केमिकल रिएक्शन में, यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है, क्या है? ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ये जब अटैक करता है इस सबस्ट्रेट पे, तो सबस्ट्रेट पे जब अटैक हो जाता है, यहाँ पर ये आप देखें ये बॉन्ड टूट जाता है और इसके बॉन्ड टूटने के साथ साथ ये क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन साथ में ले जाता है और यहाँ से क्या हो जाता है? डिस्प्लेस हो जाता है। जैसा कि ये ब्रोमीन आयन यहाँ से डिस्प्लेस हुआ और इसको हम क्या कहते हैं? लिविंग ग्रुप। और ब्रोमीन स्टूडेंट ये क्या है? एक गुड लिविंग ग्रुप है। अब गुड लिविंग ग्रुप्स में हम डिस्कस करते हैं कि गुड लिविंग ग्रुप्स कौन से हैं। वो ग्रुप्स जो आसानी से अपनी जगह छोड़ देते हैं उसको क्या कहते हैं? गुड लिविंग ग्रुप्स। और जो थोड़ी सी रेजिस्ट करते हैं वो क्या कहते हैं? यानी पुअर लिविंग ग्रुप्स। और जो बहुत ही ज़्यादा ढीठ होते हैं और बहुत ज़्यादा जो रेजिस्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट आप देखें कि अ गुड लिविंग ग्रुप कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग द कंजुगेट बेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एक गुड लिविंग ग्रुप क्या होता है? ये क्या होता है? कंजुगेट बेस होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड का। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पर हम अगर एग्जाम्पल दें तो जैसा कि HBr, ठीक है, ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसका जो कंजुगेट बेस है
वो क्या होगा, ब्रोमीन। तो यहाँ पर ये क्या है इसका, ये लीविंग ग्रुप, ये क्या है, गुड लीविंग ग्रुप है। क्या है, गुड लीविंग ग्रुप। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये क्या है, गुड लीविंग ग्रुप। इसी तरह जो भी अ, मतलब कंजुगेट बेस होगा किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का, वो गुड लीविंग ग्रुप होगा। और जो यानी वीक एसिड होगा, उसका जो कंजुगेट बेस होगा वो क्या होगा, वो होगा यानी पुअर लीविंग ग्रुप। ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट मजीद आगे जाके इनके एग्जांपल्स को हम देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि एक्सेलेंट जो लीविंग ग्रुप है वो NH3 है। ठीक है। उसके बाद है वेरी गुड लीविंग ग्रुप। अब वेरी गुड लिविंग ग्रुप में क्या आ जाते हैं, इसमें ये आ जाता है आयोडीन आयन और वाटर आ जाते हैं। और गुड में ब्रोमीन आ जाते हैं। गुड में क्या आ जाते हैं, ब्रोमीन। और फेयर में फ्लोरीन आ जाते हैं। और पुअर में फ्लोरीन। इसके अलावा जो है, जो वेरी पुअर है उसमें OH माइनस NH2 और RO माइनस, ये ग्रुप्स क्या हैं, ये वेरी पुअर लिविंग ग्रुप्स में आ जाते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको इसकी समझ आई होगी, न्यूक्लियोफाइल्स की, इलेक्ट्रोफाइल्स की, फ्री रेडिकल्स की, कार्बीन्स की और लीविंग ग्रुप्स की। और लीविंग ग्रुप्स में भी जो एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप्स है, गुड लीविंग ग्रुप्स है, और उसके बाद आ जाते हैं मतलब वेरी पुअर लीविंग ग्रुप्स, इसकी समझ आपको आई होगी। तो अब स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको इन तमाम चीज़ों की समझ आई होगी। तो अगर किसी चीज़ की समझ नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।